ओके गाइस, तो हम लोग कल रजिस्टिव सर्किट पढ़ लिए थे। रजिस्टिव सर्किट में हमने वेक्टर डायग्राम भी देखा। वेक्टर डायग्राम के अतिरिक्त हमने बेस शेप देखा, हमने पावर निकाला, हम वोल्टेज और करंट की भी बेस शेप देखी। उसके साथ पावर का भी बेस शेप हमने देखा। तो वहां निकल के ये आया कि वहां पे जो फेज डिफरेंस आता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो अंतर आता है वो जीरो होता है, जिससे पावर फैक्टर वहां पे यूनिटी होता है। और आपने देखा कि पावर सबसे मेन जो आपका बेस शेप मैंने दिखाया था और बताया था कि बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां तो पावर का बेस शेप जब आपको दिखाया था तो दिखाया था कि दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था और दूसरा क्या, निगेटिव पॉजिटिव चल रहा था। तो कहने का मतलब है, जो मेरा मोटिव ये है कि रेजिस्टेंस में जो पावर होती है वो सदैव धनात्मक होती है। दैट मीन्स उसमें औसत पावर जो निकल के आती है ना, वो हमेशा धनात्मक होती है। दैट मीन्स उसमें पावर खर्च होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, आज बात करते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर का मतलब मैंने कल बताया था कि बेटा प्योर इंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसा इंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, दैट मीन्स उसमें कोई लीकेज करंट फ्लो ना हो। तो मान लीजिए एक आपका ये इंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, इंडक्टर है। इसको आपने एसी सप्लाई से जोड़ रखा है, तो यहाँ पे जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज हो रही है वो क्या है, VL है, और जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, IL है। इतनी बातें क्लियर हो। अब देखिए जो आपने इंडक्टर लगा रखा है वो L है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो ये मिल रहा है, V इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी। याद करिए इंडक्टर में जो आपका क्या आता था, वोल्टेज आती थी। अभी जब सेल्फ इंड्यूस में पढ़ाए थे तो बताया था आपको क्या, E बराबर माइनस एल डी आई ओवर डी टी आती है, ये तो है, माइनस एल डी आई ओवर डी टी आती थी। अब यहाँ से या इसी को लिख लो, B बराबर माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जरा कर लो तो क्या मिल जाएगा, डी आई बराबर बी, डी आई बराबर आपको मिलेगा बी इंटू एल, अरे बी डी टी बाई एल, इतना मिलेगा। ठीक है, माइनस साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब डी आई बराबर v की वैल्यू रख दो तो क्या मिल जाएगा, बी एम साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल, आएगा माइनस साइन के साथ। अब बोथ साइड हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें। अब हमें ये डी आई क्या है, एक सूक्ष्म मान की धारा है। अगर हमें पूरी धारा इंडक्टर में कितनी है तो बोथ साइड क्या करें, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, डी आई बराबर माइनस बी एम बाई एल, इसको करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसकी वैल्यू हो गई बी एम बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब डी आई का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई। ठीक है, वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी का करेंगे तो माइनस कास ओमेगा टी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म। तो ये आ गया क्या, कास ओमेगा टी और इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा टी, तो आ जाएगा क्या, 1/ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास निकल गया बेटा आई इज इक्वल टू बी एम बाई ओमेगा एल कास ओमेगा टी। इतनी वैल्यू आप नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। तीन सर्किट हम आपको बहुत बेस से पढ़ाएंगे, आर, एल और सी, तो इनको बहुत कायदे से पढ़िएगा, ताकि फिर जब कॉम्बिनेशन पे चले तो हम इन सब चीजों को निकाल के आपको नहीं दिखाएंगे। बेसिक चीजें इसीलिए बताते चल रहा हूँ। ठीक, चले ऊपर वाला मिटा ले। अब देखो बच्चा, आई बराबर आपके पास मिला क्या,
वी एम बाई ओमेगा एल cos ओमेगा टी। ठीक है, तो याद करो अभी रजिस्टिव सर्किट में हमने बोथ साइड क्या किया था, आर से भाग किया था ना, तो ये लगभग लगभग उसके भी रिएक्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो कैसे, आई एम बराबर वी एम बाई, इसे लिखा जाता है एक्सएल, क्या लिखा जाता है एक्सएल, और इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, कोई दिक्कत? ठीक है, साफ को लिख दिया हमने। तो अब यहाँ से इसको निकाल सकते हो। अब प्रेरकीय प्रतिघात से मैक्सिमम वोल्टता को भाग दे रहे हो तो आपको मैक्सिमम धारा मिलेगी आई एम, और क्या मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहां से एक बात याद रखिए, जो एक्सेल आया है, एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। मात्रक क्या होगा बेटा, ओम होगा, मात्रक क्या, ओम। ठीक, मात्रक क्या, ओम। एक्सेल बराबर आपने निकाला सर ओमेगा एल होता है, पीछे पढ़ के आए हो आप, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है, 2 पाई एफ होता है तो इंटू एल, यानी ये एक्सेल की वैल्यू हो गई, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो आपके पास वोल्टेज का इक्वेशन था, जो वोल्टेज का इक्वेशन था V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, इनसे क्या दिख रहा है कि वोल्टेज से जो धारा है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है, वोल्टेज से जो धारा है वो 90 डिग्री पीछे चल रही है, तो इनका वेक्टर डायग्राम दिखाएंगे। तो बात क्लियर हो गई ना, लैगिंग का मतलब समझ गए, मतलब ये वोल्टेज का इक्वेशन है, करंट का इक्वेशन देखो तो माइनस उसमें पाई बाई टू लगा, इसका मतलब है कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है। ठीक, इतना नोट करिए। इस पे सवाल आप क्या है, इस पे सवाल आते हैं भैया। ठीक है, कुंडली का प्रेरकत्व कितना है तो प्रेरकीय घात बताइए, या कहेगा आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो प्रेरकीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं लगा हुआ दूंगा कर दो सवाल। ठीक है, हो गया। अब देखिए बात को जरा ध्यान से सुनिए। फाइनली आप क्या निकाल लिए, फाइनली हमने निकाला कि सर वोल्टेज का इक्वेशन था वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन हमारे पास आया है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आया इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये हमने फाइंड किया। ठीक है, अब इनका वेक्टर डायग्राम देखना, इनका वेक्टर डायग्राम देखोगे तो ये अगर हम वोल्टेज ले लें तो जो करंट आ रही है इससे 90 डिग्री क्या कर रही है, ये देखो लैग कर रही है, तो ये करंट क्या हो जाएगी आई एल, ये क्या हो जाएगा वोल्टेज वी एल, इनके बीच का एंगल कितना पाई बाई टू या 90 डिग्री। ठीक है, अब वेव शेप की बात कर लो, तो वेव शेप की बात करेंगे तो ये आपका वोल्टेज है। ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, तो अब करंट कैसे चलेगी बेटा, यहाँ से 90 डिग्री, जैसे यहाँ से इसको डाल लो फिर उतना ही यहाँ आएगा मैक्सिमम वैल्यू वाला, तो अब ये यहाँ से क्या चालू होगी, यहाँ से ए जे फिर ये। ठीक, तो यानी अब यहाँ दिखा रहा है ये एंगल कितना पाई बाई टू का एंगल है, कितना है पाई बाई टू का एंगल है, तो वोल्टेज आपका ये हो गया, ये क्या हो गया वोल्टेज। ठीक, और आपकी ये हो गई करंट। इतनी कहानी समझ में आ गई। यानी प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर में आप याद रखिएगा कि वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है। इसी को दूसरे वे में कैसे बोलेंगे, ये देखिए, नोट हुआ, जल्दी करिए, चलें आगे।
मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आजकल क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी यही कहता कि एक प्योर इंडक्टिव कॉइल है, तो यदि करंट को रेफरेंस माना जाए तो वोल्टेज की स्थिति क्या होती है। प्योर इंडक्टर में यदि करंट को रेफरेंस माना जाए तो वोल्टेज की स्थिति क्या होती है। तब आप मैंने उस दिन सिखाया था ना, लीड लाइक में क्या कहानी सिखाई थी कि भैया जिसको रेफरेंस मानेंगे उसके बाद अगले क्वांटिटी की पोजीशन देंगे। तो अब हम रेफरेंस किसको मान रहे हैं, इसी को, करंट को मान रहे हैं। तो आई बराबर का इक्वेशन हो गया आई एम साइन ओमेगा टी। पहला, जिसको रेफरेंस मानेंगे उनका मानक समीकरण ले लेंगे, जिसको भी रेफरेंस मानेंगे उनका मानक समीकरण आप ले लीजिए। अब वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ जरा, V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ये बात और ये बात दोनों एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ वोल्टेज को रेफरेंस माना है, तब की पोजीशन ये है, यहाँ मैंने करंट को रेफरेंस माना है, तब की पोजीशन ये है। तो अब अगर हम बात करें वेक्टर डायग्राम की, तो वेक्टर डायग्राम की बात करें तो देखो बेटा, ये हो गया अगर आपकी करंट, ये हो गई करंट, तो वोल्टेज क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, यानी आगे चल रहा है। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। ये एंगल कितना बना, पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री। ठीक, अब इनको अगर वेव शेप में दिखा दे तो वेव शेप में देख लीजिए, ये करंट अगर है, ये क्या है, अगर ये करंट है तो वोल्टेज आपका कैसे चलेगा, देखो ये, ठीक, ये एंगल कितना, पाई बाई 2, ये एंगल 0, तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, वेव शेप हो जाएगी भैया वोल्टेज की। अब यहां से देखो जरा, बात तो एक ही है ना, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। यहाँ आपने देखा, यहाँ करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, यहाँ आगे है। यहाँ पे क्या बोला था, जब वोल्टेज को रेफरेंस माना था तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है। चाहे इसको बोले कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे है, चाहे बोले करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, दोनों की बातें एक ही है, लेकिन लिखने और करने का तरीका ये अलग अलग है। दोनों तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या धारा से वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो रेफरेंस जरूर देगा कि किसको रेफरेंस माना जा रहा है, ठीक है। आगे चलें। अब देखो बेटा, जो मुझे दिखाना है पावर, आपको क्या दिखाना है, पावर दिखानी है। पावर इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, इंडक्टिव एसी सर्किट, ठीक। होगा क्या, बात को जरा ध्यान से सुनिए। तो बात जब हम करेंगे इनकी, तो उस स्थिति पे पावर की बात करें तो पावर बराबर, मैंने कहा था एसी में जब पावर निकालेंगे तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू इनटू करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो यानी V इनटू क्या, I, ये तो होगा। अब जरा वोल्टेज का इक्वेशन रखिए, तो आपके पास आया है बी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसी को और शॉर्ट आउट कर दें तो बी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम कास ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब बी एम आई एम बाहर ले लीजिए, तो बी एम इंटू आई एम बाहर ले लेंगे तो आएगा क्या अब देखो, हम यही डायरेक्ट कर ले रहे हैं एक स्टेप ताकि चलना ना पड़े, 2 से भाग दे दो और 2 से गुणा कर दो, तो 2 साइन ओमेगा टी
इंटू cos ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, 2 sin a cos b बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ठीक है, 2 sin a cos b, ठीक है, 2 sin a cos b क्या होता है, sin 2 थीटा होता है ना, sin 2 थीटा बराबर 2 sin a cos b की cos 2 थीटा। बताइए भैया क्या होगा, 2 sin a cos a बराबर क्या होगा, पढ़ते लिखते हो ना, तो बताइए। तो आपके पास आएगा बेटा bm im बाई 2 इंटू साइन 2a, साइन 2a का मतलब साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो इतनी पावर आपके पास निकल के आई, पावर बराबर आपके पास निकल के आया, या ऐसे कर लो इसको बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, कल बता चुके थे कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इंटू साइन 2 ओमेगा टी ये पावर का मान। अब जरा ध्यान से देखना, खांसी आ रही है, चलिए हो गया। चले अब देखिए इनको जरा ड्रॉ करते हैं कैसे आता है, या इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो आपके पास आया ना वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, फिर उसके बाद आया आपके पास साइन 2 ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या थी, ध्यान से देखिए। देखिए ये आपका वोल्टेज है, ठीक, वोल्टेज है, करंट आपकी 90 डिग्री पीछे है, ये देखो दूसरे से निकाल। ये आपकी करंट हो गई, तो पावर कैसे चलेगी ये देखना है। तो साइन 2 एक चीज गड़बड़ हो गया बेटा, देखिए देखिए ये करंट हुई, ऐसे हो गए, ठीक है। अब जो पावर का डायग्राम आएगा वो पावर का डायग्राम इस तरीके से आएगा, ठीक, पावर का जो डायग्राम आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो यहां से देखिएगा जरा, ये है आपकी पावर, ये है आपकी पावर, ये है आपकी पावर, ठीक, साइन 2a का ग्राफ नीचे से चलता है। तो ये आपका वोल्टेज है, ये आपकी करंट है, ये आपका पावर है। तो बेटा जरा मुझे बताओ कि क्या देख के लग रहा है, जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव, फिर जितना निगेटिव है फिर आगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने जो पावर निकाला है कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी, अगर इनका औसत मान देखेंगे तो P बराबर 0 आएगा। क्या आएगा, P बराबर 0 आएगा, क्योंकि जितना ही प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो औसत मान क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट में औसत शक्ति का मान शून्य होता है, अक्सर शक्ति का मान शून्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, मैं औसत शक्ति की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ,
औसत शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो औसत शक्ति का मान शून्य होता है किसमें, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। दैट मीन्स इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है अगर आपका प्योर इंडक्टर है तो। बना लो, नोट कर लो। चले, जानो। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में बेटा आपने वोल्टेज देखा, करंट देखी, आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस भी देखा, आपने पावर भी देखी, सबके वेव शेप भी देखे। तो सीख के क्या मिला, एक चीज बच गया अभी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। तो याद करो मैंने क्या बताया है आपको कि भैया वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा, अभी एक डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ बेटा, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा उसकी जो कोज्या होगी यानी कोसाइन होगी, वही क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos फाइव, फाइव हियर फाइव बराबर 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर बराबर लिखेंगे cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 0, यानी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणक का मान शून्य होता है। शक्ति गुणक का मान शून्य होता है, क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। हो गया। अब मोटा मोटी मेरी बात सुनो, जो इसका रिजल्ट आया, जो इस सर्किट का रिजल्ट आया वो क्या आया कि आपने देखा कि सर प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर एसी वोल्टेज हम लगाते हैं तो जो वहां करंट चलती है ना वो उससे 90 डिग्री पीछे चलती है, या करंट को रेफरेंस मान ले तो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है। फिर आपने दिखाया कि पावर क्या होती है, तो आपने दिखाया कि सर पावर अगर हम निकालते हैं प्योर इंडक्टर में तो P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन टू ओमेगा टी आता है, जिसका औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। दैट मीन्स प्योर इंडक्टर सर्किट में पावर का मान शून्य होता है, यानी औसत मान शून्य होता है, वहां कोई लॉस नहीं होता है। फिर आपने बताया कि पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, सर यहाँ पर भी पावर फैक्टर 0 होता है क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इतनी कहानी आप समझ गए। एक कहानी मैंने दिखाया आपको कि प्रेरकीय प्रतिघात की बात की थी, तो एक्सएल बराबर आप निकाल के आए थे क्या, ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल। इस पे आपके टीजी2 में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कह दिया यहां से देखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर आपके इंडक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो चीजें याद रखना बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फ्रीक्वेंसी 2 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो इंडक्टर की वैल्यू की इंडक्टेंस रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की मान का मान क्या होगा, तो आप देखिएगा सीधे प्रोपोर्शनल है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा। आप एक क्वेश्चन लगा लो बस चले। चले, इंडक्टिव सर्किट खत्म हो गई। देखिए बात करें, जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि एक कुंडली का, एक कुंडली में, ऐसे देख लो, एक कुंडली में
एक कुंडली को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित किया गया है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत सरल है लेकिन लगाओगे तो कठिन है। संयोजित किया गया है तो कुंडली, पेपर उठाइएगा, बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे आपको। कुंडली में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करो यदि कुंडली का प्रेरकत्व 5 हेनरी हो, 5 हेनरी हो। ऐसे क्वेश्चन तमाम मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। जो भी फंसता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है यार कमेंट करके, कि जितना दे देता हूँ उतना ही काफी होता है। पूछा करिए, देखा करिए। तो अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं एक बता रहा हूँ आपको। आपके दिमाग में ये होना चाहिए बेटा कि कुंडली है एक, देखो लिखा है कुंडली है। इस कुंडली को आपने जोड़ दिया किससे, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से आपने इसे संयोजित कर दिया। कुंडली का प्रेरकत्व तो कितना दे रखा है, 5 हेनरी दे रखा, बहुत बड़ा प्रेरकत्व है 5 हेनरी, ये दे रखा, यानी एल की वैल्यू आपसे दे रखा। आपसे पूछ क्या रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपसे पूछ रहा है कि भैया जो यहाँ बहने वाली धारा है IL, उसको जरा बता दीजिए। तो आपके दिमाग में होना चाहिए सीधा सीधा कि IL बराबर तभी निकलेगा जब V/XL होगा, तभी तो हम करंट निकाल पाएंगे V/XL। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, XL निकालने की। पढ़ के XL बराबर 2πf × L होता है, ठीक है, यही बराबर ω/L भी होता है। तो आप जरा वैल्यू रख दीजिए, तो 2 × 3 पाई का मान कितना, 3.14, एफ का मान कितना 50, एल का मान कितना दिया 5, ठीक है। अब देखो 50 दूना 100, ये 314 डायरेक्ट कर दो, 314 × 5 कितना आ गया, 5 चौको 20, 5 का 5 2 7, 5 से 15, 1570 ओम आ गया, आया। अब आप यही फार्मूला मिला आपको, IL बराबर V/XL होता है, पीछे पढ़ के आए हो V/XL, Vm यही लिखा था ना, Vm/ω/L, तो इसी को तो XL कर दिया था। तो V की वैल्यू कितनी, 220 वोल्ट, XL की वैल्यू कितनी, 1570 ओम। काट पीट के बताओ भैया जरा क्या आता है एम्पियर में, हमें बता दें। चलो 220 डिवाइडेड बाई 1570, ये आ गया कितना 0.140 एम्पियर, इतनी करंट आपके पास फ्लो होगी। तरीका समझ गए ना? इस तरीके के क्वेश्चन आपको तमाम मिलते हैं, आप छोड़िएगा नहीं, करके आइएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए प्लस पॉइंट करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल को लगाओगे उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, ये गारंटी मेरी। चले, तो इंडक्टिव सर्किट खत्म हो गई, ठीक है। बहुत जल्द आपको 5000 क्वेश्चन की सीरीज दूंगा, उस क्वेश्चन से गारंटी है कि 65% क्वेश्चन आपका भिड़ाऊंगा यूट्यूब टीचर TG2 में। बस सिर्फ आप लगे रहिए दमदारी के साथ, बस हटा दें। 70% भिड़ाने का मतलब ये ना समझना डिजिट से हिट मिला होगा, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिकल की, गारंटी है इसकी। अब आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट हो प्योर इंडक्टिव सर्किट में तो वो पूछेगा जरूर,
ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको TG2, मैं अपनी क्लास में बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको TG2 स्टैंडर्ड और जेई बेस पढ़ा रहा हूँ। TG2 स्टैंडर्ड और जेई बेस पढ़ा रहा हूँ। जब हम जेई की क्लास चलाएंगे ना, तो इतने से काम नहीं चलेगा, तब आपको और गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन TG2 के लिए बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत मॉडरेट है, इतना कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट हेडिंग कर लीजिए। तो अब बात करेंगे किसकी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। ठीक है, देखो बेटा, होता क्या है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दीजिए, ठीक, इनको AC सप्लाई से जोड़ दीजिए, ठीक है, ये कैपेसिटर C है। अब यहाँ से चलें तो इसके क्रॉस वोल्टेज मान लें BC है, और यहाँ पे जो बहने वाली धारा है वो IC। यहाँ पे जो आपने वोल्टेज लगाया है उसका मान क्या मान लें, V इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपने रखा V इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी, ये सप्लाई आपने लगा रखी। अब आप कहते हो कि सर I बराबर जो होता है वो dQ बाई dt होता है, पहले लेक्चर में पढ़ा है। आप फिर जब कैपेसिटेंस मैंने पढ़ाया तो आपको बताया Q बराबर क्या होता है, सीधी होता है, वैल्यू रख दो, तो I बराबर d बाई डी टी ऑफ सी वी। ठीक है, अब इनको थोड़ा और सॉल्व करिए, तो I बराबर C बाहर ले लीजिए, d बाई सी डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे B कर दीजिए। ठीक है, अब B की वैल्यू उठा के लाके रख दो, तो क्या मिलेगा, I बराबर C डी बाई डी टी ऑफ V की वैल्यू रख लीजिए BM साइन ओमेगा, ठीक है, ठीक। I बराबर DQ बाई dt के, तो यहाँ से देखिए I बराबर CVM आप बाहर ले लीजिए, करेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो I बराबर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा, ये देखिए निकल के आएगा आपके पास ओमेगा सी वी एम कास ओमेगा टी। ये आ गई करंट की इक्वेशन। इसको थोड़ा और लेके चले तो इसको लिख क्या सकते हैं, I इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के। ठीक है, तो यहां से जरा देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, I बराबर वी एम बटे एक बटे ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के। याद करो वही पहला सर्किट VM बाई आर वाला। तो यहाँ पे 1 बाई ओमेगा सी को XC बोला जाता है, क्या बोलते हैं, XC। XC बराबर होता है 1 बटा ओमेगा सी या 1 बटा 2 पाई FC। ठीक है, XC को बोलते क्या है बेटा, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंदी में बोलते हैं संधारित्रीय प्रतिघात। संधार कैसे लिखेंगे आप, संधारित्रीय प्रतिघात। याद रखना मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे करंट की वैल्यू लिख सकते हो, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इतना छापिए फिर बता दें। देखो यहाँ से आए यहाँ, यहाँ से फिर गए हैं यहाँ, ठीक।
थोड़ा जल्दी करिए। ऊपर मिटा दिया जाए ना। अब हमारी बात को देखिए ध्यान से, नोट हो गया। अब देखिएगा मेरी बात को, आपके पास वीजी का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन आया, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा, ठीक है, पहला इक्वेशन। करंट का इक्वेशन आपने निकाला तो I बराबर आपके पास आया, मैं दूसरी पंक्ति लिख रहा हूँ, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ दोनों इक्वेशन से देख के क्या लग रहा है कि वोल्टेज से जो करंट है वो 90 डिग्री लीड कर रही है। प्लस लगाना, प्लस का मतलब लीड, तो वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लीड कर रही है। अब वेक्टर डायग्राम बना लो, तो ये अगर वोल्टेज हो गया तो करंट की ऐसे, ये क्या हो जाएगी करंट, ये IC हो गया और ये BC हो गया, इनके एंगल पाई बाई 2 या 90 डिग्री, ठीक। अब इनका वेव शेप बनाएं, वेव शेप बनाओगे तो कैसे आएगा, ये अगर हम मान ले वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक है, तो करंट कैसे बनेगी, ये देखो ये पाई बाई 2 क्या है करंट आगे है, तो ये क्या हो गया वोल्टेज और ये क्या हो गई करंट, ये हो गया इनका वेव शेप, ठीक, नोट करिए। क्लियर हो गया ना। शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज से धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अगर उल्टा चलेंगे जैसे उसमें अभी इंडक्टर में दिखाया है, तो करंट को अगर आप रेफरेंस मान लेते हो तो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। करंट से वोल्टेज, यही देखो, करंट से अगर इसको रेफरेंस माने, इसकी स्थिति दिखाएं, तो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री क्या है पीछे हो रहा है ना। यहाँ से देखो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री आगे हो रही, तो अब उसको नहीं बना रहा हूँ, जैसे इंडक्टर में दोनों बना के दिखाया था। अब इतने समझदार हैं आप बना सकते हैं, चले हटा दें। ये याद रखिएगा, XC को कहते हैं प्रेरकीय संधारित्र प्रतिघात। XC बराबर होता है 1/ω_c, या ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो 1/2πfc। मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब पावर की बात कर लें, तो जैसे कहते हैं वैसे निकालिएगा, कुछ करना है नहीं। P बराबर VI रखिएगा, दोनों का इक्वेशन रखिएगा। तो आप, मैं फिगर बना दे रहा हूँ बेटा, बाकी अब आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सिखा चुके। तो देखिए, ये अगर माने हम कि ये वोल्टेज चल रहा है, ठीक है, ये आपकी करंट है जो कि 90 डिग्री क्या आगे चल रही है, ठीक। तो जब हम पावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पावर की, तो पावर जो आती है ना, इसमें पावर इस तरीके से आएगी, ठीक, यानी ये पोजीशन, ये देख रहे हैं ना, 3 में दिखाया हूं, अब इसमें आप खुद करिएगा अपना, ठीक है। ये जो कहानी आएगी ये किसकी आएगी, पावर की आएगी। तो जितना प्लस उतना माइनस, तो औसत पावर का मान P बराबर 0, यानी शुद्ध संधारित्र परिपथ में, नोट कर लीजिएगा, शुद्ध संधारित्र परिपथ में औसत शक्ति का मान 0 होता है। शुद्ध संधारित्र परिपथ में औसत शक्ति का मान 0 होता है। जिस तरीके से इंडक्टर में, उसी तरीके से कैपेसिटर में, वहां वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पश्चगामी, यहाँ वोल्टेज से धारा 90 डिग्री अग्रगामी। अब देखिए अगला पॉइंट हो गया, बनाइए फटाफट। हमारी कोचिंग के ऑफलाइन बच्चों के लिए ये समझ लीजिए डबल एडवांटेज है, सब लोग सुधर के अगर पढ़ लो तो।
चले हटा, ठीक है। देखिए देखो बच्चा, वेक्टर डायग्राम आपने बनाया था तो ये वोल्टेज है और ये करंट है, यानी ये आईसी थी और ये डीसी थी, ठीक है। 90 डिग्री का कोण है। तो अब अगर आप पावर फैक्टर की बात कर लें, किसकी बात कर लें? पावर फैक्टर। ये मत कहना सर जी शार्ट आउट कर दिए, सेम टू सेम जैसे इंडक्टर में सिखाया, जैसे रेजिस्टेंस में सिखाया, अब तीसरी बार भी वही सिखाऊं। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार खुद करना चाहिए, तो उसी पे रखना है, उसी का काम करना है। तो यहाँ cos फाई आएगा, पावर फैक्टर बराबर क्या? cos फाई। cos फाई, फाई हियर, फाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती? जीरो। तो यहाँ भी पावर फैक्टर का मान क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अब आपके जो इंडिविजुअल सर्किट थे वो हो गए खत्म। इंडिविजुअल जो सर्किट थे वो हो गए खत्म, ठीक है। जिस तरीके से मैंने वहां सवाल आपको लगवाए हैं उस तरीके से यहाँ भी सवाल लगाया जाए। सवाल आपको मिलेंगे तो आप सवाल लगाइएगा, कहिए तो एक बता दें। चलिए देखिए, हो गया, चले। 3 दिन, हमें लगता है 3 दिन में आपका बेसिक खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखना है, देख लीजिए। किसी संधारित्र में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। यदि उसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से संयोजित किया गया हो तथा संधारित्र की धारिता 250 माइक्रो फैराड हो। क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। किसी संधारित्र में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें यदि उसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित किया गया हो तथा संधारित्र की धारिता 250 माइक्रो फैराड की। तो पहला काम क्या करेंगे आप, मैं बता रहा हूं, आप लगाइएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे लगाना है तो कैपेसिटर में धारा आईसी बराबर निकालेंगे तो बी बाई क्या? एक्सी मिलेगा। एक्सी बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 पाई एफसी मिलेगा। अब इतनी बुद्धि है हमारे पास, तो एक कैपेसिटर जो लगा है उनको पहले जोड़ लीजिए, ऐसे जैसे आप जोड़ते हो। यहाँ सब कुछ दिया है, ये 220 वोल्ट दिया है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी गई, कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया है 250 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब मोटिव क्या है, पहले एक्सी निकालें। क्या निकालें? एक्सी निकालें। तो एक्सी बराबर 1/2 पाई एफसी बराबर करेंगे तो 2 गुणे 3.14 गुणे एफ की वैल्यू 50 गुणे सी की वैल्यू 250। अब इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? फैराड में। 250 गुणे 10⁻⁴। ये मत भूलना, आप लोग यही गलती करके आते हो, ठीक है, यूनिट का चेंज जो करते हो, ठीक है। तो चला जाएगा 10⁻6 ऊपर बटे 314
गुणे 250, इनको सॉल्व करिएगा तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आई बराबर क्या निकालना है, बी बाई एक्सी। तो बी बाई एक्सी, बी की वैल्यू कितनी 220 वोल्ट, एक्सी की वैल्यू 10 की घाते 6। अब ये चला जाएगा ऊपर क्या 314 गुणे 250, सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो संधारित्र में बहने वाली धारा है। ठीक है, तो थैंक यू, कल मुलाकात होगी, बढ़िया से पढ़िए, धन्यवाद।